हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल और बिहार बोर्ड और बाकी जो स्टेट बोर्ड है उसके लिए अकाउंट्स का एमसीक्यू सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। क्योंकि झारखंड बोर्ड में अकाउंट्स या 11th क्लास के लिए कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो, हर सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू मोड में एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। तो एक हम लोग 5 सेट लेकर आएंगे, उसमें से सेट 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से 5 सेट मिलेगा और ये सेट जो है वो किसी खास चैप्टर से नहीं है, ये पूरे सिलेबस से मिला हुआ सेट है। यानी पूरा सिलेबस का क्वेश्चन इसमें आपको मैच करेगा, पूरे बुक का क्वेश्चन मैच करेगा। तो अगर आप सही से पांचों सेट को देखेंगे तो एक सेट में 40 क्वेश्चन है। तो 5 सेट अगर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। यानी 200 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग यहाँ से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ पिछले साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो पिछले साल एग्जाम में पूछा है या पीछे 3-4 सालों में एग्जाम में पूछा है, उसका भी 200 क्वेश्चन का वीडियो, 200 क्वेश्चन का पुराना वीडियो हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप वहां भी जाके यूट्यूब में पुराना 200 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन वो कर सकते हैं। यानी 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पहले से आपके पास डाला हुआ है, वहां से आप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और 200 एमसीक्यू क्वेश्चन इस साल हम डालने वाले हैं। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 200 अगर हम अभी डालने वाले हैं तो 400 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स का। अगर आप इतना पढ़ लेते काफ़ी होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। 400 एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी होगा। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ध्यान ये देना है कि पहले वाला जो पुराना एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इसी चैनल पे मिलेगा जहाँ पे ये वीडियो जा रहा है, और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में। उसके साथ जो नए एमसीक्यू अभी जाएंगे, जैसे ये एमसीक्यू का जो सीरीज है सेट 1 इस चैनल में जा रहा है, लेकिन सेट 2, सेट 3, सेट 4 अलग चैनल में जाएगा। क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में सारे कोर्सेज जाते हैं, 11-12 बीकॉम के लिए या आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए या ग्रेजुएशन के लिए या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, सारा वीडियो इसी चैनल में मिलता है। और बाकी बच्चे जब नए स्टूडेंट आते हैं ढूंढते हैं अपने वीडियो को, तो ढूंढने में उनको बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्या किया कि जितने कॉमर्स के एग्जाम होंगे क्लास 11th और क्लास 12 के लिए, उसके लिए अलग सेपरेट चैनल बना दिया जिसका नाम है CWH कॉमर्स। तो CWH कॉमर्स में जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी में सारे आपके जितने भी वीडियोस देखेंगे, नए जो वीडियो नया बनेगा वो सारा वीडियो आपको CWH कॉमर्स के अंदर ही मिलेगा। आप CWH कॉमर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको सारे वीडियो सजा के वहीं पे मिलेंगे। एक वीडियो आपको मेन चैनल में इसलिए डाल देते ताकि आपको जानकारी हो और आप हमारे इस चैनल में शिफ्ट हो जाए। तो ये मेन चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ ही साथ आपको एक चैनल और सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है CWH कॉमर्स। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करेंगे CWH आर्ट्स, जो साइंस के हैं वो सब्सक्राइब करेंगे CWH साइंस, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए CWH यूनिवर्सिटी। यानी सेपरेट सेपरेट चैनल है जहाँ पे आपके वीडियो सेपरेट आपको मिलेंगे ताकि आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो ये तो था जानकारी कि कैसे आप तैयारी करोगे। और 400 एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट है हर सब्जेक्ट का कि 400 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास आ जाए। अगर 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन जाएगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा से लिखोगे। लेकिन उसके साथ बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूरी होना। अगर बेसिक जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर ग्रीन करके जो दिया हुआ है वो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक सेट है जो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं आंसर के साथ करके। आंसर के साथ 200 क्वेश्चन और 200 400 क्वेश्चन का आंसर करके हम अपने स्टूडेंट को ये सेट देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सेट लेना चाहता है तो मेरे एप्लीकेशन पे, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जो मेरे यहाँ कोर्स ऑनलाइन में खरीदें या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्री है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो भी इस सेट को लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और उस एप्लीकेशन में सर्च करना होगा 11th स्टडी मटेरियल। तो 11th स्टडी मटेरियल सर्च करेंगे तो ये सेट उनको बहुत ही आसानी में 50-60 रुपये में एक पेपर का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट के सेट एक ही बार में उनको मिल जाएंगे। और अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और ऐसे भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि ये सेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आंसर भले किया हुआ लेकिन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि आखिर ऐसा क्यों। हम लोग सारे आंसर, सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। और हम लोग को आज 40 क्वेश्चन कोशिश करना है कि हम लोग पहुंच जाएं 40 क्वेश्चन तक। सबसे पहले लिखा है कि लेखांकन मानक 6 किससे संबंधित है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन। तो सवाल आता है कि इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का लेखांकन मानक कौन है? जब डेप्रिसिएशन का लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, AS 6 है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताइए कौन सा था?
AS2 था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो पूछ देगा कल होके, हो सकता है यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? तो भारत में अकाउंटिंग करने के नियम बनाए गए हैं, एक मानक तय किए गए हैं कि यही होना चाहिए, इस तरह से रूल्स होना चाहिए और इस तरह से अकाउंटिंग होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का जो रूल्स है वो कितने नंबर में लिखा हुआ है? 6 में, इसलिए बोलते हैं इसको AS6। AS6 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या लिखा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कल होके अगर क्वेश्चन मूव कर दे, घुमा दे और पूछ दे आपको कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहाँ लिखा हुआ है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तब आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? 2 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या है बताइए? 3 ही 4 पूछता है आपको। AS3 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है। और AS1 में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मूल्यांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बोलता है डेप्रिसिएशन। तो ये बताइए, एक हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन या 4 कंप्लीट कर लिए? 4 कर लिए। अगर कोई भी पूछेगा जवाब मिल जाना चाहिए। बात समझ गए? वैसे तो ये PDF हम दे देता तो आप भी इसको याद कर लेते, रट्टा मार लेते, लेकिन आप एक याद करते ना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप नहीं बिल्ड कर पाते। इसलिए आपको गेस्ट पेपर में भी बहुत सारा एक एक आंसर रहता है, इसका आंसर एक ही लिखवा है, लेकिन और क्यों नहीं होगा? वो तो जानकारी होना चाहिए। जो बच्चा को बाकी जानकारी है ना, उसको क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछेगा वो जवाब दे देगा, और जिसको जानकारी नहीं वो जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हर वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको फायदा होगा। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है? कौन ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लेखांकन मानक को मानना अनिवार्य है, यानी लेखांकन मानक को अपने यहाँ अकाउंटिंग में शामिल करना चाहिए? कौन बिजनेस है? तो एकाकी व्यापार, चैरिटेबल ट्रस्ट, पार्टनरशिप या कंपनी? तो किसके लिए जरूरी है? ये छोटा बिजनेस होता है ना, इसको लेखांकन मानक मानने की जरूरत नहीं। किसी देखे समोसा बेचने वाले को या छोटे बिजनेसमैन को सरकार के नियम के हिसाब से लेखांकन करते हुए, हिसाब किताब लिखते हुए? कुछ नहीं लिखता है। सरकार इसलिए इसको नहीं बोलती क्योंकि उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता। तो जितने छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए लेखांकन मानक अनिवार्य नहीं। अगर हो जाता अनिवार्य तब क्या होता? तो हर समोसा सेंटर के बगल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं आप, है ना? समोसा खाने का एक CA बैठा रहता है, बेचारा ऑडिट कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। किसी बिजनेस में हर दुकान, राशन दुकान में सामान खरीदने जाते पता चला CA बैठ के ऑडिट कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार छोटे बिजनेसमैन को छोड़ दे रखी है कि जाओ तुम जियो अपनी ज़िंदगी, तुमको ऑडिट कराने का लफड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जो बड़ा बिजनेस है, जिसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस कौन होता है? कंपनी। कंपनी से बड़ा बिजनेस तो है नहीं कोई। बोला जो सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी, इसको ऑडिट कराना पड़ेगा, बिना ऑडिट कराया नहीं चलेगा। तो जब इसको ऑडिट कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुला के हिसाब चेक करवाना पड़ेगा, तो चेक क्या करेगा? लिखेगा तब ना चेक करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपना हिसाब किताब क्या करे? लिखे। और इसीलिए ये अपने यहाँ क्या करता है? लेखांकन मानक के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना अकाउंटिंग करता है। सारा अकाउंटिंग किसके आधार पर करता है? लेखांकन मानक के आधार पर अपना सारा अकाउंटिंग करता है। इसलिए ऑडिट कराना, फिर से पूछेगा, एक क्वेश्चन यही हो सकता है, लेकिन लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है ये पूछा है, तो किसके लिए अनिवार्य है? कंपनी। क्वेश्चन में बोल देता ऑडिट किसके लिए अनिवार्य है? ऑडिट को हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण। ऑडिट का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, हिसाब किताब पूरा चेक करेगा। तो ये किसके लिए अनिवार्य है? तो ये भी कंपनी के लिए अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? कंपनी। हर कंपनी में एक CA रहता है। इस समय नहीं देखे होंगे, कोई मंदिर में देखे हैं CA? चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सरकारी अस्पताल, ये सब ना चैरिटेबल ट्रस्ट है। जो पैसे क्या, जिससे में कहाँ से पैसा आता है जी? चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा कहाँ से आता है? चंदा से, दान से। तो ये सबसे जहाँ पैसा आता है उसको चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे CA नहीं आता है। तो याद रखिएगा, बड़ा बिजनेस फिर बता रहे हैं कि लेखांकन मानक किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। अंकेक्षण भी किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। रजिस्ट्रेशन भी किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। 3 चीज़ बता दिए। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है किसके लिए? कंपनी के लिए। ये सब के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, चाहो तो नहीं कराओ, लेकिन कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं खुलेगा। तो 3 बात समझ गए। रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। दूसरा है लेखांकन मानक किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। और तीसरा, ऑडिट कराना, अंकेक्षण कराना किसके लिए जरूरी है? कंपनी के लिए। कहीं कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग आ गए।
बहुत सारे सवाल का जवाब हम लोग दे दिए। थर्ड क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन कम से कम खातों को प्रभावित करती है, यानी कोई भी लेन देन होता है तो कम से कम कितना खाता प्रभावित होता है? कम से कम तो दो होता है, एक खाता होता है। अगर हम बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद रहा होगा, हम पैसा दे रहे हैं तो कोई तो ले रहा होगा। ऐसा हुआ है कि एक खाता हुआ एक ही पार्टी होगा? कम से कम दो पार्टी को प्रभावित करेगा। उससे ज़्यादा हो सकता है एक बार में हम 30 लोगों को बेचें, हाँ या नहीं? लेकिन कम से कम कितने खाते को प्रभावित करेगा? दो। तो दो किधर है ये? और दोनों खाता को प्रभावित करता है तो उसमें से एक खाता को डेबिट करते हैं और एक खाता को क्या करते हैं? क्रेडिट। एक खाता को डेबिट और एक खाता को क्रेडिट करते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे लिखा है जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं? जर्नल में कितना कॉलम बनता है? 5। बिल्कुल सही बताएं। जर्नल में कितना कॉलम बनता है? 5 कॉलम। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है LF, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? लेजर में 8 होते हैं। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8। और ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? 5। जर्नल में भी 5, ट्रायल बैलेंस में भी 5 और लेजर में 8 कॉलम। कहीं कोई कन्फ्यूजन? आगे बोलता है कैश अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ध्यान देना है कि रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट? क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यह टेंजिबल है। और हम लोग जानते हैं कि कैश रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, कोई दिक्कत है? गुडविल रियल अकाउंट है। ये सब रियल अकाउंट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको वास्तव में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सब क्या होता है? रियल अकाउंट। ये पेन को देख रहे हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट है। जो आपको दिखाई देता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वो सब कौन सा खाता है? रियल अकाउंट है। कहीं कोई दिक्कत है? तो कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। आगे लिखा है जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है इसमें से? गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुजरात स्टेट टैक्स और गुड्स सप्लाई टैक्स। सबको मालूम है गुड्स एंड। चलिए बहुत अच्छी बात है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप बता दी। बताइए कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे दिए। जीएसटी का फुल फॉर्म समझ गए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को। बताइए ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा जीएसटी कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इसमें चुकाने वाला कोई और व्यक्ति होता है और बर्डन किसी और व्यक्ति पर पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है आप डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं देते। हम कपड़ा खरीदे हैं तो जीएसटी दिए होंगे ना। ये डिजिटल बोर्ड खरीदे तो जीएसटी हम सरकार को नहीं दिए, सरकार को कोई और दिया। तो जब कोई और व्यक्ति सरकार को जीएसटी पे करता है मेरे लिए, तो वो कौन सा जीएसटी कहलाता है? वो टैक्स क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हम डायरेक्टली सरकार को जमा कर देते तब क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं कोई दिक्कत है? जीएसटी का रेट क्या है बताओ? तो जीएसटी का 5 रेट है। 0%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 5 ना है? ये 5 रेट है। वो 3% स्पेशल सोना के ऊपर लगता है, 3% गोल्ड के ऊपर है। जो गोल्ड है ना, सोना, उसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी है? 3%। या स्पेशल गोल्ड के ऊपर है ना। बाकी 5 रेट है। कौन कौन सा रेट है? 0, 5, 12, 18, 28। फिर से रिपीट करो, 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी कितने तरह का चार्ज होता है? 2 तरह का है ना। 2 तरह का हम लोग बोलते हैं इसको। वैसे 3 आप बोल सकते हो। एक होता है SGST, एक होता है CGST, एक होता है IGST। जहाँ SGST होता है वहाँ पे UTGST भी होता है। बता दिया गया था सब। तो चलिए पीछे का सारा चीज़ याद हो गया आपको, जीएसटी के बारे में भी। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज। किसी खाते के लेफ्ट साइड में क्या होता है? डेबिट साइड। कोई भी लेजर आप बनाते हो ना, तो लेजर का लेफ्ट साइड में क्या होता है? डेबिट। और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? इधर लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है? राइट। तो लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। तो याद रखिएगा खाता ऐसे बनता है। तो इसका लेफ्ट साइड ये होता है, इधर डेबिट, और ये राइट साइड क्या होगा? क्रेडिट। ऐसे देखो हम खड़े हैं तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, है ना। राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट। और लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट। याद रखना। कहीं कोई दिक्कत? उसका आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें से कौन सा खाता है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या नॉन ऑफ दी? तो बैंक, चूंकि बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी कौन सा खाता होगा? पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा खाता है?
पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट है। कहीं कोई दिक्कत है? रियल अकाउंट में कौन कौन आएगा? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन आएगा? जो खर्चा है और इनकम है, जैसे रेंट, सैलरी, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। जो खर्च और इनकम है कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब याद रहेगा पूरा। पर्सनल में कौन आएगा? जो पर्सन से रिलेटेड होगा। ऐसे खाते जो किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से। वो कौन से खाते होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? तो एकदम पूरा का पूरा सिलेबस एकदम एक बार में याद हो जाएगा आपको। पूरा सिलेबस एक बार में याद हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग तैयार करके रखेंगे इसको। आगे देखिए, बोलता है वे लेन देन जो किसी विशेष सहायक बही में नहीं लिखे जाते, यानी ऐसा लेन देन जिसे सब्सिडी बुक में नहीं लिखा जाता है। जितने सब्सिडी बुक होते हैं, कितने सब्सिडी बुक होते हैं? 8। कितने सब्सिडी बुक होते हैं? 8। तो बोलता है ऐसा लेन देन बताइए। इसमें तो बढ़िया अब इसमें हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि समय दाग किया हुआ तो मार देता है फटाक से कि सर इसका सी होगा। नहीं, इसमें कलर नहीं है, ऊपर है, ढक गया कलर। अब बताओ इसका कि पहले ध्यान देना, सब्सिडी बुक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 सब्सिडी बुक जो होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा लेन देन है जो किसी बुक में नहीं लिखा जाता है? तब उसे कहाँ लिखते हैं? जब कोई लेन देन को किसी बुक में नहीं लिखा जाता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा जाता, तो उस लेन देन को कहाँ लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। बिल्कुल सही जवाब है, जर्नल प्रॉपर। तब समझ में आया कि याद है, नहीं तो सब डंडी मार रहा है, देख के मार दे रहा है लोग। आज का बच्चा बहुत तेज है। कौन सा जगह पे? जर्नल प्रॉपर। फिर से ध्यान देना, जिस लेन देन को किसी बुक में नहीं लिखा जाता है उसे कहाँ पे लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर। तो बताइए परचेज बुक में किसको लिखा जाता है? तो परचेज बुक में लिखा जाता है जब आप उधार में माल खरीदते हैं। जब आप उधार में माल खरीदते हैं तब कौन से बुक में लिखा जाता है? परचेज बुक में। कोई दिक्कत किसी को? जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो कौन सा बुक? जब कैश में लेन देन करते हैं तो कौन सा बुक? कैश बुक। और जब हम उधार में माल बेचते हैं तो कौन सा बुक? सेल्स बुक। और जिसका लेन देन कहीं नहीं लिखा जाता उसको कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जिस लेन देन को कहीं नहीं लिखा जाता उसको कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। कहीं कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब बोल रहा है बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? ग्राहक बनाता है, बैंक बनाता है, कौन बनाता है? तो कस्टमर बनाता है, बैंक बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, नन ऑफ दीज। बताया ना, तब बीआरएस कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कोई दिक्कत है? कौन बनाएगा? कस्टमर। कस्टमर को ना समस्या है कि उसका पासबुक कैशबुक नहीं मिल रहा है, बैंक को क्या लेना देना? बैंक बोलता है मेरे यहाँ जो बैलेंस है सो है, अब तुम्हारा नहीं मिल रहा, तुम सोचो। तो कौन बनाता है? बीआरएस। कस्टमर बनाएगा। कोई दिक्कत है? किस लिए बनाता है? फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाएगा। बैंक के कैश बुक, सॉरी बैंक के पासबुक और कस्टमर के कैश बुक के बैलेंस को अगर आपस में नहीं मिला बैलेंस, यानी बैंक का और कस्टमर का अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में उसको मिलाने के लिए, पहले गलती को ढूंढने के लिए कि क्या गलती रह गई जिसके कारण दोनों का बैलेंस आपस में नहीं मिल रहा है, उस गलती को ढूंढना और उस गलती को ढूंढ के ठीक करने के लिए का स्टेटमेंट बनता है, जिसका नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन बनाएगा इसको? ग्राहक बनाएगा, कस्टमर बनाएगा। चलिए, ट्रायल बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस? बताइए, यहाँ तो किया हुआ, क्यों है ये लिस्ट ऑफ बैलेंस? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है? ट्रायल बैलेंस किसी ना किसी माना चाहिए ना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो तीनों में से नहीं है। और ये नीचे एक लिस्ट लिखा है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस, यानी शेषों की सूची है। तो याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस कोई ना तो पर्सनल अकाउंट है, ना रियल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। जब आप लेजर बना लेते हैं ना तो उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं। यह स्टेटमेंट है, खाता नहीं है। अकाउंट और स्टेटमेंट में अंतर होता है। अकाउंट को हिंदी में खाता बोलते हैं, स्टेटमेंट को हिंदी में विवरण बोलते हैं। तो विवरण है, किसका विवरण है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। किसका विवरण है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का विवरण है। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई तकलीफ? तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का विवरण है ट्रायल बैलेंस, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लिखा रहता है। कोई दिक्कत किसी को? और इसका दोनों साइड आपस में मिल जाना जरूरी होता है, कंपलसरी नहीं, लेकिन मिल जाना चाहिए। मिलने से क्या होता है? ये माना जाता है अगर ट्रायल बैलेंस आपस में मैच कर गया तो ये माना जाता है कि किसी तरह की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ठीक है, गणितीय शुद्धता है। अगर ये मिल गया तो समझ जाओ आपका हिसाब किताब में गणितीय शुद्धता। गणितीय शुद्धता मतलब रुपये पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इसका मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप गंगा जल जैसा पवित्र हैं। बहुत सारे लोग ये मानता है कि सर बिजनेसमैन ताल ठोक देता है कि भाई मेरा ट्रायल बैलेंस मिल गया,
मतलब मेरा हिसाब किताब पक्का है, ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस मिल जाने के बाद भी बहुत सारी गलतियां होती है। बस इस बात की गारंटी है ट्रायल बैलेंस मिल जाने के बाद, ट्रायल अगर मिल जाता है तो इस बात की गारंटी है कि नहीं आपका रुपया पैसा ठीक होगा, तभी ना मिल गया। रुपया पैसा में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये मत बोलना कि हम गंगा जल जैसा पवित्र हो गए। अगर पवित्र हो जाते तो सीए का जरूरत क्यों पड़ता, हम अपने ट्रायल मिला के बना के मिला लेते और ट्रायल मिल गया तो हम सही हो जाते। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाने की क्या जरूरत है। इसलिए ट्रायल मिल जाने के बावजूद भी आपके अंदर बहुत सारी गलतियां होती है, उस गलती को पकड़ने के लिए हम लोग किसको बुलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं, सीए को बुलाते हैं। और सीए उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो गलती होती है उसको पकड़ के दिखाता है कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस दोनों साइड बराबर हो गया, फिर भी गलती निकाल देगा सीए। इसलिए ट्रायल बैलेंस इस बात का पक्का प्रमाण नहीं है कि आप बहुत शुद्ध हैं, सही हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी गलतियां हो सकती है। आगे चला जाए। बोलता है अगर कोई लेन देन खतौनी करते समय पूर्ण रूप से छूट जाता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्टिंग करते समय, लेजर बनाते समय छूट जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कैलकुलेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ ओमिशन। तो ये हम लोग अभी तक पढ़े नहीं हैं, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का। और आप हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले इसका। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ध्यान देना, जो गलती लिखने से छूट जाती है उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट मतलब होता है छूट जाना, ओमिट मतलब क्या होता है, छूट जाना, लोप हो जाना जिसको बोलते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, जो गलती लिखने से छूट जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। याद रहेगा। सस्पेंस अकाउंट कब मिलाएंगे, सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, तो जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आपस में नहीं मिलता है तब हम लोग क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, ये समझ में आया ना, एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई गलती लिखना छूट गया, लिखने से छूट गया, हिसाब में भी नहीं चढ़ाए, गलती मेरे से यही हुआ कि हिसाब में चढ़ाए ही नहीं, छूट गया पूरा। तो अगर कोई लिखना ही छूट गया है तो उस गलती को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। और बोलता है सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तब ना। जब हम ट्रायल बनाए और ट्रायल आपस में नहीं मिल रहा है तब क्या करते हैं, तलपट बना लिए और तलपट दोनों साइड आपस में नहीं मिल रहा है, तब हम कौन सा खाता खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है, ट्रायल बैलेंस के पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद। कोई दिक्कत है। आगे लिखा है तलपट बनाने की दो विधियां। ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स है। कौन कौन से, पहला फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल मेथड तो है नहीं, टोटल मेथड और नॉर्मल मेथड है नहीं, बैलेंस मेथड और फाइनेंशियल मेथड नहीं है। लेकिन बैलेंस मेथड और टोटल मेथड, ट्रायल बैलेंस बनाने का दो मेथड है कि नहीं, वैसे तीन मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। कुल विधि, शेष विधि, कुल और शेष विधि। कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ तीनों नहीं दिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, दो ऑप्शन दिया है, तो हम लोग दो मार लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे बन सकता है, बैलेंस मेथड से बन सकता है और टोटल मेथड से। फिर से रिपीट करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बन सकता है, बैलेंस मेथड से और टोटल मेथड से, दोनों मेथड से ट्रायल बैलेंस बन सकता है। अब हो रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या है, खर्च है या प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन क्या माना जाएगा, खर्च माना जाएगा या प्रोविजन माना जाएगा, तो डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन प्रावधान है, प्रोविजन है। कहीं कोई दिक्कत है, ये खर्च नहीं है और ना इनकम है। आगे बोलता है कि सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। एसएलएम जब लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है, ओपनिंग बैलेंस पर, क्लोजिंग बैलेंस पर, या ओरिजिनल कॉस्ट पर, या मार्केट वैल्यू पर। जब भी हम लोग एसएलएम लगाते हैं तो बार बार डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पर, जितना हम खरीदे हैं उतने का ना। 10 लाख का मशीन है तो हर साल 10 लाख पर ना चार्ज होता है एसएलएम में। तो एसएलएम में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पर लगता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट पर। किस पर लगता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर। जो एसेट का ओरिजिनल वैल्यू होगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कभी भी याद रखना, डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर, जो संपत्ति का ओरिजिनल कीमत होगा उस पर चार्ज होगा। अब यहाँ लिखा है कि 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन 50,000 में खरीदे। 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन कितने में खरीदे, 50,000 में खरीदे हैं। और देखिए यहाँ पे 50,000 में खरीदे हैं और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो बोलता है व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन ऑन 31 तारीख। बताइए कि 50,000 का डेप्रिसिएशन मशीन खरीदे और 10% लगेगा, कब खरीदे इसका, 1 अप्रैल को खरीदे और 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन निकालना, कितना निकलेगा जल्दी बताइए। 1 अप्रैल को खरीदें और 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन निकालना है तो कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन, कैसे निकलेगा,
चलिए ध्यान दीजिए इधर है मशीन कितने का, यहाँ पे निकाल देते हैं। कितने का मशीन है? 50,000 का है। तो 50,000 का मशीन है और कितना परसेंट लगता है डेप्रिसिएशन? 10%। तो 10% कितना आता है? 5,000। ये 5,000 पूरे साल का ना आएगा। आप मशीन कब खरीदे हैं? 1 अप्रैल को। और खाता कब बंद हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब मशीन कितने दिन रहा? अप्रैल 12 से लेके दिसंबर 12 तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना होता है ना। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 9 मंथ का कितना आएगा? जब पूरे साल का 5,000 है तो 5,000 इंटू 9/12 कर देंगे तो कितना आता है? 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1250। तो 12 तिया 36 और 1 3750। कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? 3750। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? कहीं कोई कन्फ्यूजन? हम लोग ये देखें कि पूरे साल का, अगर पूरे साल का लगता ना तो 5,000 इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पूरे साल का ना लग के अप्रैल से लेके मार्च तक, सॉरी अप्रैल से लेके दिसंबर तक लगा है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितने महीने का चार्ज होगा? 9 महीने का चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन जब 9 महीने का चार्ज होगा तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने निकलेगा 3750 रुपये, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे लिखा है 8 नंबर में। 8 नंबर में लिखा है कि स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर। विशेष संचय किस लिए बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विशेष संचय बनाया जाता है विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष संचय बनता है। सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य संचय बनता है। इसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। जहाँ पे जनरल पर्पस होता है वहाँ पे जनरल रिजर्व बनता है। जहाँ स्पेशल पर्पस होता है वहाँ पे क्या बनता है? स्पेशल रिजर्व। और सेक्रेट पर्पस के लिए सेक्रेट रिजर्व बनता है। और इसका तो कोई पर्पस ही नहीं, नन ऑफ दीज है। अगर सेक्रेट पर्पस, सारे बच्चे ध्यान देना, सेक्रेट अगर पर्पस है, गुप्त उद्देश्य है, पता नहीं, बताने की जरूरत नहीं, कोई उद्देश्य है मेरा और उसके लिए हम पैसा बचा कर रख रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग पैसा बचा कर रखता है, पूछो किस लिए, बोलते बताएंगे ना, जब होगा तब बताएंगे। मतलब उसका कौन सा पर्पस है? सीक्रेट है, वो बताना नहीं चाहता, पैसा बचा रहा है। तो सीक्रेट पर्पस के लिए जो पैसा बचा रहा है उसको वहां से कौन सा रिजर्व बनता है? सीक्रेट रिजर्व। अगर जनरल पर्पस के लिए पैसा बचा रहे हैं तो वहां से रिजर्व जो बनता है उसको कौन सा रिजर्व बोलते हैं? जनरल रिजर्व। और स्पेशल पर्पस के लिए जहाँ पे पैसा बचा रहे हैं वो रिजर्व कौन सा रिजर्व कहलाता है? स्पेशल रिजर्व कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब यहाँ पढ़िए कि अगर 50,000 का मूल्य का मशीन अगर नगद खरीदते हैं तो जनरल क्या बनाते हैं? तो अगर मशीन नगद खरीदते हैं तो बनाते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने का? 50,000 का। ही ना जनरल होगा, बाकी जनरल गलत है। कोई दिक्कत है? देखिए मशीन खरीदे और एंट्री लिख दिया परचेज का, गलत है ना। मशीन खरीदते हैं तो परचेज नहीं लिखते हैं। मशीन खरीदे तो कैश टू मशीन लिख दिया, बेचने का होता है। कैश टू मशीन क्या होता है? बेचने का। मशीन टू परचेज बताओ, मशीन भी लिख दिया परचेज भी लिख दिया, गलत है। तो सही एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बना लेते हैं आज हम लोग। 20 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, फिर अगले क्लास में 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20-20 करके 2 सेट जाएगा, आराम से कंप्लीट होते जाएगा। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है? करेंट एसेट पर या फिक्स एसेट पर या इंटेंजिबल पर या करेंट पर? तो फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होता है तो किस पर चार्ज होता है? फिक्स एसेट पर। किसको छोड़ के? जमीन को छोड़ के। जमीन को छोड़ के बाकी सारे फिक्स एसेट पर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। जमीन को छोड़ के बाकी सारे फिक्स एसेट पर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत है? तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो किस पर चार्ज होगा? फिक्स एसेट्स पर। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लिए, एक सेट का लेक्चर 1, इसको सेट 1 लेक्चर 1 बोलेंगे। अब इसके बाद जो 20 क्वेश्चन और होगा वो सेट 1 लेक्चर 2 के रूप में जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल CWH कॉमर्स में जाके सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप वहां से फ़ायदा उठाइए। इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरा तैयारी, भरपूर तैयारी उसी चैनल के ऊपर हो जाएगा। आप उस चैनल के ऊपर आप अभी से जितने वीडियो डाले जाएंगे MCQ के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, चाहे अकाउंट्स का है, चाहे BST का है, चाहे इकोनॉमिक्स का, मतलब कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, सबका वीडियो जाएगा उसमें। सारे बच्चों को, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, सबका वीडियो वहीं पे अवेलेबल रहेगा। कॉमर्स के लिए CWH कॉमर्स है, साइंस के लिए CWH साइंस है और आर्ट्स के लिए CWH आर्ट्स है। आप तीनों चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई पिछले साल का वीडियो देखना चाहता है कि पिछले साल जो 2-3 साल पहले पूछा गया एग्ज़ाम में, उसका वीडियो अगर देखना चाहता है तो उसका वीडियो हमारे मेन चैनल में, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो मेन चैनल है उसमें आपको मिलेगा। वहाँ से जाके आप वहाँ का प्लेलिस्ट में जाइए, 11th वहाँ मिशन 2024 लिखा होगा, उसमें जाइएगा तो वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, नए वीडियो देखना चाहते हैं तो CWH कॉमर्स
आर्ट्स और साइंस जिससे रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से देना है, क्योंकि जो तैयारी आप कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए, और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो शायद पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे अभी, लेकिन फिर भी अगर ये इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको ध्यान देके पढ़ेंगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं, कोई कमी है, तो ट्वेल्थ में ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।